गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी पॉलिटेक्निक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम अशोक कुमार मदेसिया। हम आपको यूनिट नंबर 1 में आरसीसी ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि आरसीसी ड्राइंग क्या होता है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आपको हम लैप ज्वाइंट, हुक्स एंड स्ट्रिप्स के बारे में बताऊँगा। बात हम करते हैं आरसीसी ड्राइंग। हम लोग आरसीसी ड्राइंग पढ़ते हैं। ड्राइंग के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। यदि हमें ड्राइंग में जानकारी होगा तभी हम साइट पे कुछ काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम साइट पे नहीं काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे मैकेनिकल फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, कोई भी है। लेकिन हम यहाँ इसकी बात करेंगे, सिर्फ आरसीसी की बात हो रही है। बात करते हैं आरसीसी होता क्या है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट को हम क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। सादा कंक्रीट में संपीड़न सामर्थ्य तो रहती ही है, परंतु उसमें तनन और तनाव क्षमता बहुत कम होती है। सादा सीमेंट कंक्रीट जो होते हैं ना, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, भारी कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो सादा सीमेंट कंक्रीट में प्रबलित करने के लिए उसमें हम स्टील यानी छड़ सीमेंट सादा सीमेंट कंक्रीट में डाल देते हैं, जिससे वो प्रबलित हो जाता है। उसी को हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख लीजिए, ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है, देख लीजिए। इसमें एग्रीगेट भी मिला है, सीमेंट भी मिला है, पर इसमें स्टील नहीं मिला है। जब हम इसको दबाते हैं, जब इसको हम दबाएंगे, इसमें जो संपीड़न सामर्थ्य है बहुत तेज़ी से होती है, मतलब सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होती है, परंतु इसकी तनन क्षमता तुरंत टूट जाती है। अगर एक हथौड़ी मार दे टूट जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें स्टील, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये स्टील, अगर इस स्टील को हम डाल दें तो इसकी तनन सामर्थ्य जो होती है बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य और संपीड़न सामर्थ्य दोनों बराबर हो जाती हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमें आरसीसी ड्राइंग पढ़ना पड़ता है। बात करते हैं लैप ज्वाइंट की। लैप ज्वाइंट होता क्या है, पहली बात जानिए। सरिया जिसको इंग्लिश में स्टील बोलते हैं। स्टील आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसके डाया अलग अलग होते हैं। कोई डाया 6 mm का होता है, कोई 8 mm, 10 mm डाया होते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 32 ETC, मतलब कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम स्टील के बारे में बता रहे हैं कि स्टील कितने प्रकार के होते हैं। डाया सेम होती है, डाया अलग अलग होते हैं, परंतु स्टील तो स्टील ही है। इसकी जो लेंथ होती है सारे की एक इक्वल होती है। आपके बुक में 13 मीटर दिया होगा, लेकिन आपके मार्केट में 12 मीटर का अवेलेबल होता है। तो उस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं सारी साइज एक होती है और डाया अलग अलग होता है। अब इन्हीं स्टील को हम कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में बताते हैं। जहां आपका कंस्ट्रक्शन कार्य होता है, अगर लंबी कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हैं, जैसे हमें 1 फ्लोर से 2 फ्लोर 3 फ्लोर बना रहे हैं, तो हम पूरे 12 मीटर को तो लेंथ ले नहीं सकते हैं। तो उनके बीच में हमें लैप देना पड़ता है, चाहे वह वर्टिकल में हो चाहे वह हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल की बात करते हैं, जैसे हमारा एक कॉलम हो गया, ये वर्टिकल में आया तो इसकी लैपिंग हम वर्टिकल में देंगे। अगर यही कोई बीम आया तो उसकी हम जो स्टील देंगे हॉरिजॉन्टल में। ये बीम में हॉरिजॉन्टल देते हैं, कॉलम में वर्टिकल देते हैं स्टील। तो कहने का मतलब है लैपिंग जो है यहाँ पे कई प्रकार की होती है स्टील की। पहला, हम वाइंडिंग वायर से लैपिंग करते हैं। जैसे कोई एक स्टील ले लिया मैंने, ये हमारा स्टील है। स्टील हमारा 12 मीटर से अबव जा रहा है, तो हम इसमें एक और स्टील डालेंगे, इसको हम ज्वाइंट करेंगे, जिससे लैपिंग के माध्यम से हम इसको जैब करें। लैप मतलब होता है एक दूसरे का चढ़ाव, एक स्टील को दूसरे स्टील को चढ़ाना। और वो भी एक नियम होता है, एक निर्धारित होता है कितना तक हम लेते हैं।
इसको स्टील का जो हमारी लैपिंग होगी, चढ़ाव होती है 40 mm डाया से लेकर 45 mm डाया तक हम लेते हैं उसकी लैपिंग लेते हैं। वो भी लैपिंग किससे करते हैं? लैपिंग जो होता है हम बाइंडिंग वायर से करते हैं, वाइंडिंग वायर से करते हैं। हम जो लैपिंग करेंगे वाइंडिंग वायर से करेंगे। वाइंडिंग वायर का लैपिंग कैसे करेंगे? जो सरिया 6 mm से लेकर 36 mm तक रहो, उससे जो हम लैपिंग करेंगे तो वाइंडिंग वायर से करेंगे। लेकिन जो कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम लैपिंग नहीं दे पाते हैं वो वाइंडिंग वायर से, तो सुविधा दृष्टिकोण से वेल्डेड लैपिंग करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं एक स्टील ये हो गया, एक स्टील ये होगा, इन दोनों के बीच में 6 mm से 2 mm से लेकर 6 mm तक गैपिंग होता है, जिसे हम वेल्डिंग के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये हमारा वेल्डिंग मेथड है। जो ये लैपिंग में बता रहा है, एक स्टील को दूसरे स्टील को जोड़ने के लिए वेल्डिंग माध्यम से जोड़ देते हैं। तीसरा का जो हमारा होता है इंटरलॉकिंग मेथड। इंटरलॉकिंग मेथड क्या होता है कि एक स्टील में खांचा बनाता है जो मैकेनिकल के पार्ट से यहाँ पर लेंथ मशीन से कटा होता है, और दूसरा इसमें इस एक स्टील के ये होते हैं हमें, इसमें ये वाला चीज़ इसमें जाके फंस जाता है, ये वाला चीज़ इसमें जाके फंस जाता है। इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग मेथड। ये 3 प्रकार के ये हमारे जॉइंट होते हैं। अब जो है हम बात करते हैं हुक की। हुक क्या होता है? जहाँ पर कंक्रीट का कार्य समाप्त हो जाता है, उसके नीचे हम कवर ब्लॉक देकर वहीं से बेंड कर देते हैं। जैसे ये हमारा कोई कॉलम है, ये स्ट्रक्चर हमारा ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर कवर देकर इसको हम यहाँ पर से बेंड कर देते हैं। चाहे कॉलम हो, चाहे हमारा स्लैब हो, चाहे हमारा बीम हो। यदि हम सरिया को आगे अगर बढ़ा देते हैं तो अंदर पानी लगने के वजह से इसमें सरिया में जंग लग जाएगा, जिससे हमारी जो है संरचना असफल हो जाएगी। इसलिए इसको कवर देके हम वहीं से बेंड कर देते हैं। वहाँ हमें हुक की ज़रूरत होती है। जब स्ट्रिप्स बनाते हैं तो भी वहाँ हुक देना पड़ता है, बेंड देना पड़ता है। आइए मैं हुक बताता हूँ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जनरली कई प्रकार के होते हैं, कई डिग्री कोड पे बनाए जाते हैं हुक बनाने के तरीके जो होते हैं, यहाँ पर आपको 3 प्रकार के बताता हूँ। पहला 45 डिग्री पर हुक बनाए जाते हैं, दूसरा 90 डिग्री पर, तीसरा 180 डिग्री पर। 45 डिग्री पर जो हुक होते हैं बेंड होते हैं थोड़ा 45 डिग्री पर। जैसे मैं उदाहरण में एक बता देता हूँ कि इस प्रकार के हुक है। जो 45 वाले होते हैं इस तरह का हुक होता है। यहाँ पर जो डाया होगा 45 डिग्री का होगा, ये जो हमारा एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का ये हमारा स्टील होगा। मान लीजिए ये डाया डी है, डी को मान लीजिए हम ले लें 10 डी मान लेते हैं, सपोज डैट ये डी है और ये 45 डिग्री कोण पर हम इसको बेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें डक्टिलिटी के कारण थोड़ा सा इसमें इंक्रीज हो जाता है, वृद्धि हो जाती है 1D डाया का। कितने डाया का? 1D डाया का। तो वहाँ पर 1D डाया का वृद्धि हो जाता है। जो ये मेरा बेंड है इसकी डिस्टेंस हम 6D लेते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं जाते हैं। दूसरी बात करते हैं 90 डिग्री पर कैसे बनता है हमारा बेंड।
तो हम यहाँ एक स्टील ले लिया, ये स्टील है हमारा। स्टील जो ये जो डिग्री होगा 90 डिग्री का, लेकिन इसका जो बेंड होता है, जिस डक्टिलिटी जब बेंड करते हैं उसमें तन्यता का गुण उत्पन्न होता है, तो इसकी जो डक्टिलिटी होती है 2D होता है, डाया का दुगना। अगर डाया हम D बराबर 10 लेते हैं, इसकी डक्टिलिटी तो 2 × 10 अर्थात 20 mm। तो यहाँ से जो बेंड बनेगा 20 mm, तो मैं यहाँ जो बेंड बनेगा यहाँ से ये वाला 20 mm का बेंड हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा का, यही हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड जो होता है बेंड होता है। तीसरा 180 डिग्री वाला, 180 डिग्री में 4D आपका डक्टिलिटी होता है, टेंसाइल होता है। तो कोई डाया है, मान लीजिए D है, ये आपका D है, यहाँ से बेंड हो जाता है, 180 हो जाता है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये 4D होगा, यहाँ से डिस्टेंस होगा 4D होगा, अर्थात D बराबर अगर हम 10 मानते हैं तब 4D बराबर 4 × 10 = 40 mm लेंगे, 40 mm। इसको बनाने के लिए इन चीज़ों को जब ड्राइंग पे बनाना होता है तो जो डाया है, ये डाया है, इन दोनों के बीच में हम सेंटर लाइन बना देते हैं। देखिए बना रहे हैं, ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन बना दिया। भाई स्वाभाविक है, जब हमारा कोई स्टील रहेगा उसमें सेंटर लाइन दिया रहता है, क्योंकि वो आधे गोले को मिलाकर ये स्टील बनता है। तो उसी तरह यहाँ पे सेंटर लाइन दिया जाता है। जब इसे हम डाई से मोड़ते उड़ते हैं तो इस वाले सेंटर से 10 mm इधर चलेंगे, 10 mm इधर, फिर ये वाला मार्किंग करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मिलाएंगे, ये वाला यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिलेगा, नहीं इंटरसेक्शन करेगा। यहाँ पर हम डिवाइडर रख कर इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इस पर रख कर मोड़ देंगे। तो ये हमारा बनाने का तरीका है। दूसरा हमारा 90 डिग्री पर जो स्टैंडर्ड बेंड है उसकी बात करता हूँ। इसके तो भी सेंटर लाइन हम यहाँ से ले लेंगे, सेंटर लाइन। बात करते हैं 2D की। अगर डाया हम 10 mm का लिया तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया। तो सेंटर लाइन से 20 mm यहाँ लेंगे, इस सेंटर लाइन से 20 mm यहाँ लेंगे, इस लाइन से सेंटर से इधर 20 mm, सेंटर से इधर 20 mm। तो कहीं ना कहीं ये दूसरे को कहीं ना कहीं ये काटेगी, इंटरसेक्शन करेगी। तो वहाँ डिवाइडर रखकर इसको हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, चाप लगा देंगे। ये देखिए इस तरह का ये बेंड हो जाएगा। तो आपका बनाने का तरीका ये है, इस तरह बेंड हो जाते हैं। तो ये हमारे 19 के 80 के 2D ये होता है, डाया का 2D ये होता है। इन दोनों को मिला के तभी ये इसको हम बोले हैं कि ये 4D है। जैसे हमने यहाँ पर 90 का 2D किया वैसे इसमें भी। इसमें क्या तरीका है, इसका सेंटर लाइन बनाया, इसका सेंटर लाइन बनाया, इसका सेंटर लाइन बनाया, इसका सेंटर लाइन बनाया। आपने सेंटर बनाया, यहाँ से हमने 4D चला, 4D मतलब 40 mm चला। इधर से सेंटर से हम 2D चलेंगे अर्थात 20 mm। तो 20 mm यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इसको ये और ये कहीं ना कहीं सेंटर लाइन पे काटेगा। यहाँ पॉइंट मिल रहा है, देखिए इस काट रहा है। इसको काटने के बाद इस पर हम डिवाइडर रखेंगे, डिवाइडर रख कर इस पर हम जो है कंपास की सहायता से इसको हम क्या करेंगे, चला देंगे और ये थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस पर रख कर इसको बेंड कर देंगे, इसको बेंड करें। ये हमारा जो बनेगा 180 का बेंड बनेगा। अब बात करते हैं स्ट्रिप्स का। स्ट्रिप वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं स्ट्रिप्स अगले लेक्चर में बताऊंगा, इसलिए जितना मैं आपको बताया हूँ कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए। बाकी वीडियो मैं आपको कल बता दूंगा। बड़े होने की वजह से हमको थोड़ा सा विराम लेना पड़ा। थैंक यू फॉर